हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लॉजिस्टिक का टॉपिक जो है आपका चैप्टर नंबर 4 में रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। 9 जो लेक्चर ऑलरेडी हुए हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा 4th चैप्टर जो हम कर रहे थे। आगे हमने बैंकिंग, इंश्योरेंस सब देख लिया है। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कुछ नया टॉपिक आ रहा है हमारे लिए। अब ये लॉजिस्टिक वर्ड हम बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं, ठीक है। तो अब ये लॉजिस्टिक होता क्या है? अब ये लॉजिस्टिक बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व करता है उसमें। जब भी कोई गुड्स बनता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होने के बाद पहुंचता है कस्टमर तक। तो ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लाना, प्रोडक्शन प्लेस पे, ठीक है, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होना, वो प्रोड्यूस होके उसके बाद वो वेयर हाउस में जाएगा। वेयर हाउस में जाने के बाद वो सेल होगा होलसेलर को, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद वो जाएगा कस्टमर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी बीच में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ होने वाली है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कुछ हम यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वगैरह। तो काफ़ी सारी प्रोसेसेस यहाँ पे आती है। जो एक गुड्स जब बनता है, रॉ मटेरियल से लेके वो फिनिश गुड्स बनता है एंड फिर वो जब कस्टमर तक पहुँचता है, तो ये जो पूरा एक चेन क्रिएट होता है उसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यूज़ होती है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आती है, काफ़ी सारी सर्विसेज भी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये सारे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉजिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करना है कि क्या उन लोगों ने मीनिंग बताया है, क्या डेफिनेशन बताया है, वो सारी ही चीज़ें, एंड उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स देखने वाले हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ पे उन लोगों ने क्या दिया है हमें। लॉजिस्टिक नेटवर्क। अब लॉजिस्टिक नेटवर्क क्या होता है? द लॉजिस्टिक नेटवर्क इज़ अ वास्ट सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम है ये, ऑफ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, technology, activities, information and resources involved in moving a product or services from supplier to customer। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखना है। लॉजिस्टिक में क्या होता है? मूव होता है। क्या मूव होता है? प्रोडक्ट, जो गुड्स बना है वो मूव होता है फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। तो यहाँ पे बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। वो क्या होगा? कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें इन्वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक नेटवर्क। अभी आती है डेफिनेशन उसकी। फिलिप कोटलर डिफाइंस लॉजिस्टिक्स एज प्लानिंग, implementing and controlling the physical flow of materials and finished goods from the place of origin to the point of use to meet the customer needs at a profit। फिलिप कोटलर ने क्या डिफाइन किया है लॉजिस्टिक को? लॉजिस्टिक में क्या होता है? सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग क्या है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही हम एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, हम चेक करेंगे, कंट्रोलिंग रखेंगे। द फिजिकल फ्लो। अब यहाँ पे कैसा है? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, तो मतलब उसे फिजिकल फ्लो बताया गया है। फिजिकल फ्लो ऑफ मटीरियल्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है, ये दोनों का ही हम फिजिकल फ्लो देखेंगे। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जो स्टार्ट पॉइंट था जहाँ से रॉ मटेरियल लिया गया था एंड फिर फिनिश प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज़ टू मीट द कस्टमर नीड्स एट अ प्रॉफिट। अब वो गुड्स या प्रोडक्ट जो बन गया, उसके बाद वो जो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ तक गुड्स पहुँचा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है यहाँ पे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो उसे हम बोलेंगे लॉजिस्टिक्स। अब आगे दूसरा डेफिनेशन देखते हैं उसका हम। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक्स
मैनेजमेंट डिफाइंस लॉजिस्टिक्स एज अ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पे भी उसने क्या बताया है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, प्लानिंग करते हैं जहाँ पे हम, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज of raw material in process, inventory and finished goods and related information from the point of origin to the point of consumption to meet the customer requirement। क्या है ये, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं हम यहाँ पे, ऑफ इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज, जो मूव हो रहा है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे, एंड उसका स्टोरेज भी होता है बीच में, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस है यहाँ पे, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब जो रॉ मटेरियल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने गुड्स बनाया एंड कस्टमर तक पहुँचाया उसकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, तो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक हमने उसे पहुँचाया, तो वहाँ तक के सारे ही यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिए दो डेफिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक्स एज अ नेटवर्क कंसेप्ट। अब लॉजिस्टिक को हमने एज अ नेटवर्क क्यों बताया है, तो लॉजिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन नेटवर्क अप्रोच। अब नेटवर्क अप्रोच यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसेसेस यहाँ पे रिलेटेड रहती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे हमें प्रोडक्शन करना है, तो रॉ मटेरियल जब आएगा, अवेलेबल होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होके आने वाला है, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा, ठीक है। एंड आगे जो वेयर हाउस में स्टोरेज करना है हमें गुड्स, प्रोडक्शन होगा तभी स्टोरेज होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट होती है, तो इसलिए नेटवर्क अप्रोच हमें यहाँ पे देखना है। तो लॉजिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन नेटवर्क अप्रोच, द फ्लो ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम अ सप्लायर to the manufacturing plant and finally the finished product to the end user can be viewed as a single chain or system concept to achieve the objective of the customer satisfaction at a reduced cost। ठीक है, ये पूरी ही जो प्रोसेस है वो एक सिंगल चेन की तरह देखी जाती है। क्या बताया उन लोगों ने, देखिए फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो फ्लो है, मतलब मटेरियल जो मूव हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, एंड फिर वहाँ से गुड्स बन के जब पहुँचेगा कस्टमर तक, तो पूरा ही एक सिंगल चेन की तरह देखा जाता है, इसलिए उसे नेटवर्क कंसेप्ट कहा जाता है। नाउ ऑल द रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। देखिए सारे ही जो रिसोर्सेस यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है एंड जो इंफॉर्मेशन रहती है रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है ये, एंड देयरफॉर नीड्स गुड कोऑर्डिनेशन। एंड क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। In other words, logistics is a network of organization, activities, technology, information and resources that require good coordination to ensure well defined objectives। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने बोला है लॉजिस्टिक को पूरा नेटवर्क ही बता दिया है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सप्लायर का ऑर्गेनाइजेशन है, खुद की कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी है, उसके बाद में होलसेलर ने लिया उसका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका नेटवर्क होता है। एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है अलग अलग जगहों पे, एंड जो इंफॉर्मेशन रहती है, रिसोर्सेज जो यूज़ होते हैं, सारे ही कैसे रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। ये सबका ही एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, तो उनके बीच में गुड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टू एंश्योर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं कि कस्टमर को अच्छा गुड्स मिलना चाहिए, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे वैसा मिलना चाहिए, तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए ये इन हमारे जो रिसोर्सेस है, एक्टिविटीज़ है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमने देखा लॉजिस्टिक्स एज अ नेटवर्क, ठीक है, क्यों उसे नेटवर्क बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये जो पूरा एक हमने कहा कि लॉजिस्टिक्स क्या है, एक सप्लाई चेन बनता है, एक पूरा सप्लाई चेन रहता है, तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें हम कंसिडर करते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है उसमें। तो द एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आर एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट इज फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिज़ाइन। देखिए, अब द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट मस्ट डिज़ाइन द लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ from where logistics operation would be carried out and their interconnection. The logistics department should decide about the location, size and number of logistic facilities like material handling facility, manufacturing plants, warehouses, wholesale and retail outlets. This aspect of logistics would affect other aspects like level of inventory, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों में देखिए हमें क्या फैसिलिटी लोकेशन हमें देख रहे हैं। मान लो हम पूरा एक चेन लॉजिस्टिक का डिसाइड कर रहे हैं, तो कितने वेयरहाउसेस इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितने होंगे, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, कि उसका लोकेशन क्या रहेगा। मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम सोच रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका लोकेशन क्या क्या होगा, ठीक है, उसकी साइज़ क्या होगी, उस पर एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, तो ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे। तो ये फैसिलिटीज़ और भी क्या क्या हो सकती है, मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वेयर हाउसिंग्स, होलसेल एंड रिटेल आउटलेट्स। तो ये सारी जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें किसे अफेक्ट करने वाली है। लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हम कितना इन्वेंट्री मेंटेन रखेंगे हमारे बिजनेस में। ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ से कहाँ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कौन से मोड से हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। पैकेजिंग एंड डिलीवरी, पैकेजिंग हम कैसा करने वाले हैं, डिलीवरी कस्टमर को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से गुड्स पहुँचाएंगे, ये सारी ही चीज़ें डिसाइड होती है यहाँ पे, ठीक है, फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिज़ाइन में। नाउ सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन। सेकेंड एलिमेंट आता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। लॉजिस्टिक्स इज एसेंशियली एन इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट अक्रॉस अ सप्लाई चेन, ठीक है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेस पे ही पूरा नेटवर्क, पूरा सप्लाई चेन चलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल कब अवेलेबल होगा मैन्युफैक्चरर के, ठीक है, तो वो सप्लायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद वो वेयरहाउस में कब जाने वाला है, तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। तो लॉजिस्टिक इज़ एसेंशियली एन इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी of inventory movement across the supply chain. Information system play a vital role. Information system play a vital role in delivering superior service to the customer. अगर इंफॉर्मेशन अच्छे से दी गई है, क्लियरली दी गई है, ये जो पूरा नेटवर्क सेटअप हुआ है उसके अंदर, तो क्या होता है, जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलता है बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। Use of the information technology tools for information identification, access, storage, analysis, retrieval and decision support in logistics enables firm to compete effectively. ठीक है, ये जो सारी ही चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस, स्टोरेज, एनालिसिस, रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसे हम एनालाइज करेंगे, अच्छे से डिसीजन जो उसके बेस पे हम लेने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स अगर यूज़ करते हैं, बहुत एफिशिएंटली हम सर्विसेज दे सकते हैं, गुड्स को अच्छे से बना सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्या बताया उन लोगों ने,
The purchase order placed by the buyer contains details of quality and quantity of the product, price, delivery schedule, payment terms and other terms as agreed upon. The customer order processing must verify the following. कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट के लिए तो उसमें सारी ही चीज़ें रहेगी कि कस्टमर को कितनी क्वांटिटी का गुड्स चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, प्राइस, डिलीवरी शेड्यूल, कब गुड्स डिलीवर होना चाहिए, ठीक है, पेमेंट टर्म्स, ये सारी ही चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है. तो द कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग मस्ट वेरीफाई द फॉलोइंग. क्या क्या उसमें वेरीफाई करना ज़रूरी है? लोकेशन ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे गुड्स को डिलीवर करना है, डिलीवरी शेड्यूल क्या रहेगा, स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या बताया है उसमें प्रोडक्ट का, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग क्रेडिट पीरियड एक्सेट्रा. कस्टमर पेमेंट किस तरीके से करेगा, कैश करेगा या चेक करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे करेगा, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आती है पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में. जब भी कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. देखिए अब ये पूरा जो सप्लाई चेन बन रहा है, रॉ मटेरियल से लेके गुड्स पहुंच रहा है कस्टमर तक, तो वहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. मतलब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो हम मेंटेन करते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है, रॉ मटेरियल का हो या फिनिश गुड्स का हो, हमें उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. बहुत एक्सेस स्टॉक भी नहीं होना चाहिए हमारे पास, या बहुत कम स्टॉक भी नहीं होना चाहिए कि हम आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना कर सके या फिर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई ना कर सके. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इट इज़ कंसर्न विथ मेंटेनिंग इनफ इन्वेंट्रीज. देखिए कैसी इन्वेंट्री होनी चाहिए, इनफ इन्वेंट्रीज टू मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज. क्या करना है यहाँ पे, हमें बैलेंस मेंटेन करना है कि कम स्टॉक भी हम ऐसा अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई ना कर सके, या फिर एक्स्ट्रा स्टॉक भी नहीं हमने रखना चाहिए कि हमारे पैसे अंदर अटके रहे, ठीक है, ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर अटका रहेगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग द राइट लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एट लोवेस्ट कॉस्ट. ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें को हम बैलेंस करके चलेंगे. द फर्म शुड नॉट मेंटेन टू हाई इन्वेंट्रीज और टू लो इन्वेंट्रीज. ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. इफ़ टू हाई इन्वेंट्रीज आर मेंटेन it would affect working capital requirement, and if too low inventories are maintained it may affect the delivery schedule. दोनों ही जगह प्रॉब्लम है. हाई इन्वेंट्री मेंटेन हम करेंगे तो हमारे जो वर्किंग कैपिटल के पैसे हैं वो उसमें ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, एंड कम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो हम कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते हैं. तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्वेंट्री को बैलेंस रखना है. ना नेक्स्ट एलिमेंट इज वेयर हाउसिंग में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो आता है हम उसे स्टोर करते हैं तब तक जब तक वो प्रोडक्शन में यूज़ होता है, एंड आफ्टर प्रोडक्शन प्रोडक्ट बन गया, गुड्स बन गया है, ठीक है, तो उसके बाद जब वो वहाँ से सेल होता है तब तक हम फिनिश गुड्स को भी वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं. इसीलिए वेयर हाउसिंग को हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब ये वेयर हाउसिंग भी एक एलिमेंट बन जाता है लॉजिस्टिक का. तो यहाँ पे हम क्या करके रखने वाले हैं, गुड्स को स्टोर करके रखेंगे. इट रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स अंटिल दे आर डिलीवर्ड in the market. Warehousing is an important element in the logistics. It is directly linked to the firm's ability to deliver the desired level of customer requirements. Major decisions in warehousing are. अब ये जो warehousing का प्रोसेस होने वाला है तो उसमें कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं. ओनरशिप ऑफ वेयर हाउसेज,
कंपनी ओन और हायर, ठीक है। वेयर हाउसेस का ओनरशिप कैसा रहेगा? कंपनी ओन और हायर्ड, मतलब हम हमारा खुद का वेयर हाउस ओन करेंगे या फिर हम रेंट पे लेंगे, ठीक है। कोई वेयर हाउस मेंटेन कर रहा है वहाँ पे हम गुड स्टोर करेंगे, ठीक है। ये दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कंपनी के पास। वो डिपेंड करता है कंपनी के सिचुएशन पे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंपनी ओन रखना है या फिर हायर करना है। नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। लोकेशन क्या होगा वेयर हाउसिंग का? हमारी कंपनी के पास में रहेगा या दूर रहेगा, या फिर कस्टमर को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पे नज़दीक में रहेगा। लोकेशन कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि गुड्स कैसा है, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाएगी, कॉस्ट देखी जाएगी, टाइम कितना लगता है वेयर हाउस तक पहुँचने में, वो सारी चीज़ें कंसिडर की जाएगी। नाउ डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ वेयर हाउसेज। वेयर हाउस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके अंदर की स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैसी होगी, ठीक है। वो गुड्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है या नहीं, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ वेयर हाउसेस। उसके बाद आता है साइज़ एंड नंबर ऑफ वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस की साइज़ क्या रहेगी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस हम सिलेक्ट करेंगे या छोटे होंगे, या नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, कितने वेयर हाउसेस हमें चाहिए। हम एक ही बहुत बड़ा वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हैं या फिर अलग अलग लोकेशन पे हम ज़्यादा वेयर हाउसेस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, साइज़ एंड नंबर ऑफ वेयर हाउसेस। ये हमारा हो गया। नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो सप्लाई चेन हम पढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक हम पढ़ रहे हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक नहीं हो पाएगा, एकदम से अटक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। मूवमेंट हो रही है गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कैसे होने वाली है? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मोस्ट बेसिक कॉम्पिटेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स। देखिए क्या कहा गया है, मोस्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द बायर। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन टेक प्लेस थ्रू वेरियस ट्रांसपोर्ट मोड्स। अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड्स के थ्रू गुड्स पहुंचाया जाएगा, सच एज एयर, वाटर एंड pipeline for gas. The mode of transportation depends on certain factors such as cost of transportation, urgency of the product to customer, nature of goods कैसा है, location of the customer कैसा है, ठीक है। सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो भी गुड्स हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी इन्वॉल्व है, रेल से हम कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं, हम एयर से कर रहे हैं, तो हम उसका कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होता है, वो हमारा प्रॉफिट कम कर देता है। दूसरी चीज़, अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर को प्रोडक्ट कितना अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, उस पर भी हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा मोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स आपका पेरिशेबल गुड्स है तो उसको बहुत फटाफट से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जबकि कोई ऐसा गुड्स है जो ड्यूरेबल है, ज़्यादा टिकने वाला है, ठीक है, तो उसे अर्जेंटली भेजना ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए हम रेल यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ एलिमेंट ट्रांसपोर्टेशन का। अब नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल हैंडलिंग। जो भी इन्वेंट्री मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो उसे हम कैसे, किस तरीके से पहुंचाएंगे, मटेरियल हैंडलिंग हम यहाँ पे देखेंगे। द स्पीड ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट अक्रॉस द सप्लाई चेन depends on the material handling method. Mechanization and automation
Automation in the material handling enhances logistics system productivity. Improper method of material handling will add to the product damages and delays in the delivery and incidental overheads. अगर जो भी आप मटेरियल है, स्टॉक है, उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हो, ठीक तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा रहे हो सेफली, तो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फिर उसे रिपेयर करने में और खर्चे लग जाते हैं, ठीक है। एंड बिजनेस की एफिशिएंसी भी वहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि फिर डिले हो जाता है उस गुड्स को पहुँचाने में। तो कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम इंक्लूड वॉल्यूम्स टू बी हैंडल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी मटेरियल हैंडलिंग में? वॉल्यूम्स टू बी हैंडल मतलब कितनी क्वांटिटी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे। द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल मूवमेंट, ठीक है, एंड लेवल ऑफ सर्विस टू बी ऑफर्ड टू द कस्टमर। ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे इन मटेरियल हैंडलिंग। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एलिमेंट, वो है लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। अब प्रोडक्ट जब बनता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। कुछ गुड्स पेरिशेबल नेचर के रहते हैं, ठीक है, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। कुछ गुड्स रहते हैं जो अच्छे से टिकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो अब क्या होता है, उनका पैकेजिंग भी उस तरीके से डिफ़र करता है। जैसे कि कोई बुक हमें सेल करनी है, तो बुक का पैकेजिंग अलग हो सकता है। एंड मान लो हमें मोबाइल सेल करना है, तो मोबाइल का पैकेजिंग अलग होगा, ठीक है। या फिर मान लो हम वेजिटेबल पहुंचा रहे हैं, फ्रूट्स पहुंचा रहे हैं, तो उसका पैकेजिंग वापस से अलग हो जाएगा। तो अब ये लॉजिस्टिकल पैकेजिंग, यहाँ पे पैकेजिंग की बात की है कि अलग अलग टाइप के पैकेजिंग यूज़ करने पड़ते हैं प्रोडक्ट के लिए, ताकि उसे अच्छे से सेफली पहुंचाया जा सके कस्टमर तक। तो लॉजिस्टिकल पैकेजिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट. It differs from product packaging, which is based on marketing objectives. Logistical packaging facilitates protection of the product during transit. प्रोडक्ट को पैकेजिंग हम करते ही क्यों है, ताकि वो कस्टमर तक सेफली पहुंच सके, ठीक है। इन ट्रांजिट वो एकदम सेफ रह सके, इसीलिए हम पैकेजिंग करते हैं. सर्टेन डिसीजंस have to be taken in respect of logistical packaging such as, अब ये logistical packaging जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, क्या क्या डिसीजंस हम लेंगे. मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग, कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है गुड्स को पैकेज करने के लिए. कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, उसकी हमारे लिए कॉस्ट क्या है. ऐसा नहीं होने चाहिए कि हम बहुत अच्छे से पैकिंग तो उसे कर रहे हैं, मोर देन रिक्वायरमेंट हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट हमारे लिए बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए हमारे बिजनेस को थोड़ा लॉस में लेके जाएगी. नाउ डिज़ाइन ऑफ पैकेजिंग, उस पैकेजिंग का डिज़ाइन कैसा है, कस्टमर के लिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. मार्किंग एंड लेबलिंग, ठीक है. आफ्टर पैकेजिंग क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऊपर लेबलिंग किया जाता है. लेबलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट की डिटेल्स उसके ऊपर लिखी जाती है कि गुड्स कहाँ पे बनाया है, ठीक है. प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसने बनाया है, मैन्युफैक्चरर की डिटेल, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ पैकेजिंग, ये सारी डिटेल उसके ऊपर मेंशन की जाती है. तो वो आता है मार्किंग एंड लेबलिंग पे. तो लॉजिस्टिकल पैकेजिंग का जब प्रोसेस होता है तो उसमें ये सारी ही चीज़ें कंसिडर की जाती है. तो ये हो गया हमारा 8th एलिमेंट, लॉजिस्टिकल पैकेजिंग. अब 9th हम देखते हैं कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स. कस्टमर को जो हम सर्विस देते हैं अलग अलग क्वालिटी की, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं. कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, इट्स रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ सर्विस विच अ फर्म प्रोवाइड्स टू द कस्टमर. कौन सी क्वालिटी की हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड. The company's management sets quantitative guidelines for customer service. For instance, Domino's Pizza has set standard for delivery within 30 minutes of the placing order. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है डोमिनोज पिज़्ज़ा का, जिन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि विद इन 30 मिनट्स उनका प्रोडक्ट डिलीवर
हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं हमारी क्वालिटी को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। Now at times the customer sets the service standard and accordingly selects the supplier that meets or exceeds those standards. For instance, a hospital was considering constructing a warehouse to stock the medical supplies which its staff uses each day. देखिए क्या किया हॉस्पिटल ने, एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने ऐसा वेयरहाउस ही बनाया जहाँ पे सारी मेडिकल चीज़ें वहाँ पे स्टोर की गई ताकि उसका स्टाफ उसे फटाफट से यूज़ कर सके। तो ये क्या किया उन्होंने, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया उनकी क्वालिटी का। हावेवर द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वॉज ह्यूज and it also required space. Therefore, the hospital management contracted a supplier that could deliver medical supplies on a daily basis to ensure availability of medicines and surgical supplies. The supplier makes daily deliveries on just in time basis to hospital. देखिए अभी हॉस्पिटल को क्या करना था, उनको चाहिए था कि उनके स्टाफ को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है तुरंत ही उनको मिल जाए, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, खुद कंस्ट्रक्ट किया वेयर हाउस कि वहाँ पे सारी ही चीज़ें स्टोर हो सके, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, एक सप्लायर था उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो डेली बेसिस पे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचा सके। इससे क्या फ़ायदा हो गया, कॉस्ट बच गई हॉस्पिटल के लिए एंड दूसरी चीज़ उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी सेटिस्फाई हो गई एंड वो पेशेंट को अच्छे से सर्विस देने लग गए, ठीक है। तो ये हो गया एक कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड के बारे में हमने देखा। उन लोगों ने बताया है क्या होता है, कस्टमर को जो सर्विस दी जाती है फिर उनके कुछ स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड से फिर कोई कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है तो उससे ही कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ लिए कुछ एलिमेंट्स जो आते हैं लॉजिस्टिक के अंदर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो